मुंशी लाल जी और पन्ना लाल जी ने एक छोटी दुकान से अपने छोटे बिजनेस की आगरा में शुरुआत की ताकि वो अपने मसालों की बढ़ती मांग को पूरा कर सकें। मुंशी पन्ना मसाला उद्योग वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया। विष्णु कुमार गोयल, जिनका विजन था फाइनेस्ट क्वालिटी मसाला प्रोवाइड करना एंड मैन्युफैक्चर देम अंडर द सेम ब्रांड, जो कि अब भारत में एक सिंबॉलिक नाम बन गया है। This interesting journey that starts from ground to your mouth. The quality assurance of raw spices starts from the examination of vendors, checking every package of raw spices that are chili, turmeric, coriander, garam masala enter our premises. We weed out the unwanted impurities from the first step onwards. Cleaning the spices thoroughly, we make sure that the dust and small impurities clinging on the raw materials from the fields wash off before going into processing. मसालों की तेजी से बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए they switched over to automatic machines without losing the authentic taste and flavor. Which was led by young entrepreneur Nitin Goyal. With a network of over 100 stockists and over 1 lakh retail dealers. Our products signify purity and quality and are packed and handled as per specifications laid down by Agmark. We guarantee that the spices bought are protected, certified and quality assured, carrying 100% protection from adulteration, which comes to your plate. मसाला उद्योग में 70 से 80 साल के अनुभव और एक्सपीरियंस स्टाफ के साथ मुंशी पन्ना मसाला उद्योग एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है जो भारत में ब्लेंडेड मसालों और एलाइड प्रोडक्ट्स का एक वाइड स्पेक्ट्रम तैयार करता है। Our products have been appreciated by buyers and consumers around the country. मुंशी पन्ना मसाला के शुद्ध मसालों के सही मिश्रण के साथ आज लाखों घरों में पारंपरिक व्यंजनों का एक ही पारंपरिक स्वाद और सुगंध का आनंद लिया जाता है। We've been successfully established as the leading manufacturers and suppliers of all kinds of basic formulated spices. मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ। ब्रिकवर्क्स एनालिटिक्स की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। प्रस्तुत है BWA लीडर श्रृंखला, जिसमें हम बात करेंगे और जानेंगे अनेक MSME एवं छोटे और मध्यम उद्यमों के बारे में। इसी के अंतर्गत आज हम जानेंगे मुंशी पन्ना मसाला उद्योग की कहानी, जिसकी शुरुआत 1940 में आगरा में हुई थी। आज ये कंपनी उत्तर भारत के लाखों घरों में अपनी एक पहचान बना चुकी है, अपनी गुणवत्ता और शुद्धता के बलबूते पे। तो चलिए सुनते हैं मुंशी पन्ना मसाला उद्योग की कहानी श्री नितिन कुमार गोयल की जुबानी। ये मुंशी लाल जी और पन्ना लाल जी ने मुंशी पन्ना मसाला उद्योग की शुरुआत करी थी। तो 1940 में इसकी शुरुआत थी, जितना हमने इसके बारे में पढ़ा है, जाना है। और इससे पहले ही होगा, लेकिन जो जानकारी में है लगभग इतना तो है। 1940 साल रजिस्टर हुआ था, तो बहुत पुरानी कंपनी है। मतलब हाँ, मतलब स्वाधीनता से पहले भारतवर्ष के ये कंपनी आई थी, तो बहुत ही पुरानी है। एक हिस्टोरिकल, एक हेरिटेज है कंपनी की, जिसे कहेंगे तो ये मुंशी लाल जी और पन्ना लाल जी, इनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ हमें बताएंगे कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे, क्या करते थे वैसे, और ये अचानक ये मसालों के उत्पादन का व्यवसाय कैसे उनको सूझा। हम लोग पहले वाले मथुरा के हैं और हमारे जो ग्रैंडफादर मुंशी लाल जी, पन्ना लाल जी, आगरा में जब उन्होंने आगरा में रहे तब ये कारोबार शुरू किया और 10 दशक पूरे हो गए, 100 वर्ष पूरे हो गए और अभी 100 वर्ष का एक वर्षगांठ का भी प्रोग्राम आयोजित हम लोग। काफी लोगों का प्यार वगैरह, उसका बदल सब लोगों का शुभकामनाएं, बधाइयाँ सबकी हुई। शुरुआत में तो जब मथुरा थे तब तो खेती बाड़ी थी, लेकिन व्यापार में जब वो आए तो दुकान रावतवाड़े में पुरानी जो स्थित है
वहाँ से ये कार्य शुरू करा गया और जड़ी बूटी के कारोबार से ये काम शुरू किया गया था। पहले जड़ी बूटी का कारोबार था, उसके बाद धीरे धीरे मसाले में आए और उस समय खड़े मसाले का दौर था। खड़े मसाले साबुत बिका था, पिसे हुए मसाले का कोई दौर नहीं था और पैकिंग के मसाले का कोई भी दौर नहीं था। तो वहाँ से वो साख, मतलब जो ग्राहकों पर जो साख थी किसी भी तरह की, मतलब उनकी जो भी चीज़ है क्वालिटी को लेके या दाम को लेके या मतलब उससे सबको सेटिस्फेक्शन था और वहाँ से उन्होंने वो कारोबार शुरू किया। और जैसे जैसे हमारे पापा आए फिर उसके बाद उन्होंने पैकिंग का काम शुरू किया वहाँ पे पिसे हुए मसाले का। तो पहले लूज पैकिंग को मसाले को पीस के ट्रांसपेरेंट पॉली वगैरह में पैक करके बेचा जाता था। और फिर सन 2000 में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की मुंशी पन्ना के नाम से इसकी स्थापना की गई और एक ब्रांड के रूप में और कंपनी बना के इससे मतलब इस तरीके का जो दौर है आजकल, जो ब्रांडेड चीज को आदमी जैसे प्रेफरेंस करता है उसकी शुद्धता को देखते हुए या उसकी ब्रांड वैल्यू को देखते हुए, तो वो सारी चीज के हिसाब से मैनेज करके अब हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से और आगरा ही नहीं, आगरा से 200 या 250 किलोमीटर के क्षेत्रफल में हम लोगों ने इसका विस्तार किया। तो बहुत ही अमेजिंग शुरू, मतलब जिस तरीके से हमने जाना, पहले जड़ी बूटी, फिर साबुत मसाले आए और उसके बाद फाइनली उसको मसाले को पीस के पैकेज कर करके आपने डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया। तो ये हमारे मतलब ये तो एक अच्छा एवोल्यूशन है। लेकिन मुंशीलाल जी और पन्नालाल जी, वैसे ये मतलब उनका बैकग्राउंड क्या था? वैसे मतलब क्या बिजनेस उन्होंने ऐसे ही शुरू कर दिया या कुछ और करते होंगे पहले, और ये पुश्तैनी चीज चली आ रही थी? पुश्तैनी चीज तो नहीं है, उन्हीं ने ये काम स्टार्ट किया मसाले का। पहले तो खेती बाड़ी में मतलब पहले खेती बाड़ी थी। हाँ, किसान जी 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 जी। अच्छा, तो ये मुंशीलाल जी और पन्नालाल जी, ये क्या दोनों भाई थे या दो मित्र थे? इनमें क्या था रिलेशन? हाँ, दोनों भाई हैं, मुंशीलाल जी और पन्नालाल। देश कहाँ से कहाँ पहुंचा, प्रगति के राह पे चला, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी मुसीबतें आई होंगी इस बिजनेस को चला के आज खड़ा करके आज इस मकाम पे लाने में। तो कुछ ऐसे कुछ खास चैलेंजेस जो आपके पिताजी ने देखी होंगी या फिर इन जनरल आपने भी नोटिस करी होंगी जब आप बचपन में थे, ये बिजनेस को कभी कोई चैलेंज मिला? हाँ, किसी भी चीज को कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये तो नेचुरल बात है। कोई भी चीज आसानी से तो नहीं हो पाती, लेकिन एकाग्रता और उसमें ध्यान, मतलब पूर्ण रूप से समर्पण जो इस तरीके से करना चाहिए, अगर वो पूरी निष्ठा से अगर उसमें किया जाए तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम उसको पूरा ना कर पाए। तो ये सारी चीज रही। अगर उस समय जब पैकिंग का दौर नहीं था, मसाले पिसे हुए साबुत बिकते थे और उसके बाद पैकिंग में बिकने लगे और उसके बाद ब्रांड के रूप में बिकने लगे, तो करना भी आदमी मोटिवेट नहीं करता था। आदमी कहता था नहीं, अभी इसका जमाना नहीं है, अभी ये बहुत जल्दी कर दी, पैकिंग में अभी लाने की कोई जरूरत नहीं थी और कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो वो सारी चीज जो मतलब शुरुआती दौर में लोग वालों ने मतलब जितने भी हैं, मतलब मार्केट का फीडबैक, जैसे अगर मार्केट में हमने माल पहुंचाया तो बोले सर अभी तो ऐसी कोई जरूरत नहीं, आदमी खुले ही मांगता है और पैकिंग करने ही आया है। तो ये सारी चीजों का सामना था, लेकिन नहीं, और इसको निरंतर हम प्रयास करते रहे। आज भी हम रूरल एरिया में अगर जाए किसी में, रूरल एरिया में हम जाते हैं किसी में, तो वहाँ भी अभी भी ऐसी सोच बनी हुई है, नहीं आप खुले मसाले भी अच्छे होते हैं और सस्ते पड़ते हैं। तो वो सारी चीजों का सामना करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, उनको ट्रांसफर करते हैं और चीजें बन रही हैं आगे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हम समझते हैं कि हर एक बिजनेस को अपना अपना एक चैलेंज, एक चुनौती का सामना करना ही पड़ता है और सबके अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं। मतलब हम अगर आपके केस में देखें, ये मुंशी पन्ना मसाला उद्योग आगरा में 1940 में एस्टैब्लिश जैसे हुआ आपके रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स के हिसाब से। उसके बाद ये आपके इस वक्त घर घर में एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में काफी जगहों पे नाम है आपके मसालों का। मेरे ख्याल से 3 कुल राज्य हैं जहां पर आपके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इस वक्त हैं मौजूद, और तकरीबन शायद 1 लाख से ऊपर आपके तो डीलर्स और सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ही होंगे पूरे नॉर्थ इंडिया में।
तो बिल्कुल। ये जो, हाँ, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रेशन हमने देखा है आपकी कंपनी को बढ़ते हुए इतने सालों में, जो आज आपने एक इतना अच्छा गढ़ बनाया है पूरे नॉर्थ में। तो ये चीज है कि अभी आप जो है कंपनी को और कैसे ग्रो करने का कोशिश कर रहे हैं? आप सिर्फ नॉर्थ में ही अपने बिजनेस को सीमित रखेंगे, या फिर आप थोड़ा सा दूसरे पार्ट साउथ वगैरह में या फिर और जगहों पे जाने के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हैं? और इसके लिए हाँ, दूसरी चीज, प्लान प्लान हाँ, जी जी जी, मैं एक्चुअली आपसे ये दूसरा सवाल का इसका पार्ट मैं बोल दूं, आप शायद एक साथ जवाब दें मेरे। तो ये तो है कि आपका एक्सपेंशन प्लान हो गया, और एक्सपेंशन प्लान के लिए आपको जो फंडिंग की आवश्यकता है, आपको कैपिटल चाहिए जो, उसके लिए आप कैसे मतलब इन चीजों के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ उस पर अगर हमें थोड़ा सा बताएं विस्तार से। तो व्यापार को जब विस्तार किया जाता है तो हमारी नजर से नेटवर्किंग की बहुत आवश्यकता होती है, चाहे वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की नेटवर्किंग हो। कई तरीके के ट्रेड होते हैं जिसमें सीएलएस की भी आवश्यकता होती है या सुपर स्टॉकिस्ट की आवश्यकता होती है। हम सेम ट्रेड ट्रेड की अगर बात करें तो एसएमबीसी प्रोडक्ट है हमारा। तो ये सारी चीज़ों की भी हमने अपने आप में प्लानिंग कर रखी है, पूरी टीम है हम लोगों के पास में। और जितनी भी मार्केटिंग का स्टाफ है, सेल्स का स्टाफ है, उसके रिव्यू लेके, उसके व्यूज लेके सारे, और एग्जिस्टिंग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हमारे करीब 150 डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो 1 लाख रिटेलर को टारगेट करते हैं। एरिया वाइज जो हमने डीलर बना रखे हैं, हर डीलर के पास कई सारे रिटेलर रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक बड़ी और अच्छी तरीके से हमने प्लानिंग की हुई है। और जहाँ हमारी अभी नेटवर्किंग नहीं है उसको हमें कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो वहाँ पे सीएलएफ का या सुपर स्टॉकिस्ट के माध्यम से, जिससे कि चैनल में मतलब सीधी आ सके, सीधता आ सके, क्योंकि सारी चीज़ एक जगह से कॉन्सेप्ट तो नहीं हो पाती। तो अभी जो है हमने टारगेट कर रहे हैं, जो आगरा के सर्किल में हमने 150 किलोमीटर का एरिया जो हमने किया हुआ है, उसी सर्किल का दायरा बढ़ा है। चाहे उसमें कोई अदर स्टेट लगे, इससे भी कोई चीज़ नहीं, लेकिन सर्किल का दायरा ये नहीं कि अभी हम यूपी में काम कर रहे हो, महाराष्ट्र के ऊपर हमारा ध्यान है, ऐसा नहीं। जो सराउंडिंग 150 किलोमीटर के सर्किल के ऊपर हमें 300 किलोमीटर का करना है। तो जो भी सर्किल में एक आता हो, चाहे वो स्टेट कोई सी लगती हो, उस एरिया को हमें टारगेट, तो उसी चीज़ की प्लानिंग की हुई है। और ये भी नहीं है कि हमें बहुत तीव्र गति से इसको ध्यान में लगाना है, मतलब एक पॉइंट आउट हम लोग चीज़ को करके चलते हैं कि हमने ये एरिया हमने क्लियर कर लिया, तो उस क्लियर करने के बाद ही दूसरे एरिया को फिर टारगेट करें। ये नहीं कि एक ही पूरा एक तरीके से सारा कुछ मतलब पूरा फैल जाए और कवर नहीं हो पाए। तो वो जी सारी चीज़ें ध्यान रखना है, जैसे प्रोडक्शन हो गया। अभी मार्केटिंग को सेल्स स्टाफ बढ़ाने में अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन को और हाईएस्ट करने के लिए समय लगता है। हम्म, जी तो वो सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाए। जी जी जी। तो जहां तक सवाल है आपके फंडिंग का और आपके मतलब लोन्स की, अगर हम बात करें बिजनेस लोन्स वगैरह के लिए, तो वो आप लोग मतलब उस उसमें क्या कोई चैलेंज आप लोग फेस कर रहे हैं? मतलब आपको क्या, मतलब आपके पास क्या पूरा जो फंडिंग आपको चाहिए बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, जैसे आपने प्लान किया है अगले 5 सालों में जिसको जैसे ग्रो करेंगे, उसके हिसाब से आपने आपने फंडिंग की व्यवस्था कर ली है, या फिर उसमें कोई चैलेंज आपको आ रहे हैं? कुछ इस चीज पे आप हमें आइडिया अभी देना तो चाहें? हम लोगों ने यूनिट का भी लगाने का, 2 यूनिट और लगाने का भी प्लान किया हुआ है। तो अच्छा। फंड की तो बात है कि फंड की तो आवश्यकता रहती है। और इसके लिए जो अपने फाइनेंस जो देखते हैं, वो सारी चीज़ को प्लान कर रहे हैं। जी और क्योंकि मतलब बेटर हो पाएगा तो वो सर्विस बेटर करेंगे, उसके जी। हिसाब से आगे चीज़ को फॉलो की जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, हम इस पर अब जानना चाहेंगे, आपने एक शुरुआत में एक बात की थी कि आप लोगों का हमेशा फोकस रहा है कि हम एक क्वालिटी जो है, एक शुद्धता जो है, उसको, उसके ऊपर एक बड़ा फोकस रहा है। और शायद उसी की वजह से 1940 में जो कंपनी चली थी, अगर 2021 में हम उस पर बात कर रहे हैं, तो यानी कुछ तो हुआ होगा, उस कंपनी ने कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिया होगा मार्केट में जिसको लोगों ने अपनाया और अपनी जिंदगी का पार्ट समझा। तो और वो तभी होता है जब क्वालिटी और शुद्धता दोनों चीज पे हम लोग बरकरार रखते हैं इन चीजों को। तो ये दोनों चीजें हैं, आपने कैसे इंश्योर किया कि भाई हमारा क्वालिटी और प्योरिटी ये हमेशा बरकरार रहे, और हमारा जो कस्टमर है वो हमसे बंध जाए और बंधा रहे? उसको बंधे बंधा रखने के लिए आप तो बांध तो सकते हो, शुरुआती तौर पे आपने क्वालिटी दी, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना, तभी लोग बंधे रहेंगे आपसे। वो आप कैसे करते हैं? मतलब आपके क्या क्वालिटी कंट्रोल के मेजर हैं जिससे आप इंश्योर करते हो कि भाई मेरी क्वालिटी वही रहे
टेस्ट में कोई गिरावट ना आए, लेकिन मार्केट बदल रहा है तो प्राइसिंग मेरी जा रही है ऊपर, लेकिन मैं हर चीज को मद्देनजर रखते हुए कस्टमर को मैं हमेशा वही चीज दूंगा जिनके लिए जिनको हमसे उनको आदत है या फिर उनको उम्मीद है हमसे जिस प्रकार से। तो वो आप कैसे इंश्योर करते हैं? इसके लिए सबसे बड़ी बात जो है वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को खुद को ही ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे कि मैं फादर की बात करूँ तो आज जो भी परचेजिंग होती है रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल का भी ऐसा नहीं है कि फादर अपने सामने ही और उसको 2 साल का स्टॉक या 1 साल का स्टॉक के हिसाब से कि जो चीज़ हमें पता है कि भाई ये चीज़ जनवरी के माह में अच्छी आती है और उसकी जो अगली फसल आती है, जैसे सपोज करो कि मैं हल्दी की अगर बात करूँ तो उसकी पैदावार जो आती है वो फरवरी की अच्छी रहती है और ना कि आने वाले जो महीने आते हैं जुलाई में या अगस्त में जब भी उसकी पैदावार होती है वो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं रहती। तो वो सारी चीज़ें हैं जो मतलब बारीकी से अगर देखी जाए तो बहुत मेजर करती है। हल्दी सबसे लेके हल्दी होती है, लेकिन वो पैदावार कौन से मौसम की अच्छी होती है उस चीज का ध्यान लगाना और उसी स्टॉक को परचेज करना जो हमारी साल की सेल है उसके हिसाब से कि हमें कितनी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से तो लगा के रखना। ये सारी चीज डिपेंड करती है क्वालिटी को एक जैसा रखने से। जनरली होता क्या है, क्वालिटी में चेंजेस आने के 2 ही कारण होते हैं कि लॉट में फर्क आ जाना जी कि आज हमने कोई चीज बनाई और वो इस लॉट का माल तो ठीक बैठा हुआ है और अगले लॉट का माल थोड़ा हल्का या जैसा बैठा है। तो वो सारा चीज होती है ना कि साल भर हमको एक जैसी चीज देने के लिए उसमें सबसे बड़ी चीज की आवश्यकता होती है कि आप एक ही लॉट को अधिक से अधिक मात्रा में स्टोर करके उसको कोल्ड स्टोरेज में रख के उस प्रोडक्ट को मतलब निरंतर एक जैसा बाजार में सप्लाई करें। तो ये जो कच्चे जो मसाले जो होते हैं बेसिकली, मतलब आप धनिया ले लीजिए या फिर हल्दी ले लीजिए, उनको सुखा के फिर हम बाद में पीस के मसाले बनाते हैं। तो ये जो खेती है ये क्या कुछ आपका अपना भी प्रोडक्शन लाइन, मतलब आपकी अपने वो हैं, मतलब फार्मिंग फील्ड्स हैं, या फिर आप सप्लायर्स के ऊपर निर्भर करते हैं दूसरे फार्मर्स के? सप्लायर्स के ऊपर निर्भर करते हैं जी और जो सप्लायर जिन पर हम लोगों पर निर्भर है जी वो डायरेक्ट जहाँ जो चीज पैदावार होती है जिस चीज की वो जी डायरेक्ट हम लोग परचेज करते हैं। वो इस तरीके से परचेज नहीं करते हम लोग कि वो माल मंडी में आए फिर मंडी से वो आड़त हो जाएगा। आड़त से मतलब इस तरीके से वो होता क्या है कि जितना मतलब माल का ट्रेवल हो जाता है ना तो उसकी वो क्वालिटी भी थोड़ी हल्की हो जाती है। तो वो सारी चीजें क्या है कि डायरेक्ट मंडियों से डायरेक्ट परचेज करके हम कोल्ड स्टोरेज में होल्ड करते हैं। तो जहां तक हम क्वालिटी की बात करें, मतलब एक चीज ये भी है कि आपने जो मैन्युफैक्चर किया वो एक फर्दर सप्लायर्स के थ्रू आप मार्केट में ला रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू मार्केट में ला रहे हैं। तो ये जरूरी होता है हर एक बिजनेस के लिए, खासतौर से फूड बिजनेस में, कि भाई आपके जो सप्लायर्स हो या डिस्ट्रीब्यूटर्स हो वो क्वालिटी को उस हिसाब से मेंटेन करके रख सके, ताकि फाइनली जब वो ग्राहक के हाथ में पहुंचे फाइनल पैकेट, तो वो उसको क्वालिटी और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो आपके जो सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको भी आपके क्वालिटी का जो एक जो आपकी जो चिंताधारा जिसे कहेंगे, ये जो सोच है, उसके साथ मैचअप होना होता है। तो उसके लिए आप उनको कैसे इंश्योर करते हैं? आप क्या सप्लायर्स के साथ मीटिंग करते हैं टाइम टू टाइम, या फिर आप स्पेसिफिकली कुछ एक क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप चूज करते हैं कि भाई ये लोग मेरे सप्लायर हो सकते हैं क्योंकि ये लोग उस हिसाब से चलते हैं जिस हिसाब से हम फाइनली प्रोडक्ट देना चाहते हैं कस्टमर को? तो इस विषय में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, मतलब आप सप्लायर्स को कैसे मोटिवेट रखते हैं और आपके मेन सप्लायर्स हैं कौन? कुल टोटल देखा जाए तो कौन कौन से मेन सप्लायर्स हैं आपके? सर हम तो जो नेटवर्किंग उन लोगों ने बना रखी है डिस्ट्रीब्यूटर, तो स्टॉकिंग का भी हम उनको ध्यान रखते हैं और करंट रेशियो से ही माल उनको दिया जाता है। अगर आज की स्थिति अगर देखी जाए तो मेरे पास तो ऑलरेडी अगर डिस्ट्रीब्यूटर पर मैं सोचूं कि मेरा कोई माल स्टॉक हो जाए तो ऐसी संभावना इसलिए नहीं होती, तो फिर प्रोडक्शन मतलब मेरे पास डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन कम है। तो ये सोचना तो आज की डेट में संभव ही नहीं है कि ये मतलब उसके पास हमारी कोई ओवर स्टॉक उसके पास रखा होगा या उसकी क्वालिटी पर फर्क पड़ेगा। तो फिर डिमांड के हिसाब से जो सारी चीज होती है प्रोडक्शन पे
तो वो भी हमारी मतलब एक हफ्ते बाद की चेन है। मतलब आज ऑर्डर आता है तो एक हफ्ते बाद अगर माल जाता है तो जनरली क्या होता है कि वो स्टॉक रहता नहीं डिस्ट्रीब्यूटर के पास। करीबन आपके 40 से ऊपर शायद प्रोडक्ट मसालों के रेंज हैं जितना हमने देखा है रफली। तो और इसमें आपके कुछ मतलब पिसे हुए मसाले हैं और कुछ शायद ब्लेंडेड स्पाइसेस जिसे कहते हैं, बिरयानी मसाला हो गया, चिकन मसाला, जो कि डिफरेंट मसालों को मिक्स करके आपने एक फ्लेवर तैयार किया। तो ये जो है कि आप इन मसालों की रेसिपी आप कहाँ से लाए? ये क्या आपकी खुद पुश्तैनी जानकारी थी जिसके बदौलत आपने इनको तैयार किया, या आपके कस्टमर्स ने आपको फीडबैक दिया कि भाई हम बिरयानी मसाला ऐसे फ्लेवर में चाहते हैं? तो मतलब क्या इन्फ्लुएंस है आपके स्वाद में, किस चीज का? इसके लिए तो सर बड़ा मतलब ये सबसे बड़ा आपने अच्छा महत्वपूर्ण सवाल जो किया है। ये ये भी सारी चीज जो है मतलब बहुत सारी जानकारियां तो हम अपने पूर्वजों से ही मिली। मतलब चीज को कैसे बनाई, बेसिक उस बेस को मतलब स्वाद को मैच कर पाना वो थोड़ा टफ था। मतलब चीज कैसे बिरयानी मसाला कैसे बनना है वो तो चलो ठीक था, लेकिन अकॉर्डिंग टू समय समय के हिसाब से बहुत चीजों में समय के बदलाव के हिसाब से टेस्ट में भी बहुत चेंज आ जाए। उस आने वाले टेस्ट को पकड़ के रखना कि आने वाले टेस्ट, जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल आपको दूं कि पहले की अगर बात करी जाए तो ऑनियन और गार्लिक का इस्तेमाल लोग कम किया करते थे खाने में। और आज की डेट में अगर बात करें तो अगर आप जब तक ऑनियन और गार्लिक अगर नहीं है किसी भी सब्जी वगैरह का तो नहीं है, मतलब 70% देखिए यही है कि उनको सबको ये पसंद है। तो आज के टेस्ट के हिसाब से उसको मैच कर पाना ये भी एक बहुत बड़ा tough काम था। तो मदर और फादर मतलब इतना बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास है, 80 वर्षों का एक्सपीरियंस जो उनके मतलब वो बचपन से इसी काम में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। तो वो एक्सपीरियंस को भी लिया और वो एक्सपीरियंस फील्ड नेटवर्किंग कैसे बनानी है और पैकिंग का कैसे मेथड रखना है, जो ग्राहक को भी पैकिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। हर चीज के रोल, मैं तो कहता हूँ सप्लाई से लेके प्रोडक्शन से लेके पैकिंग से लेके और क्वालिटी से लेके सब में ही अपनी हर चीज का अपना अपना एक रोल है। तो वो सारी चीजों का ही एक मतलब मेल कर पाना, ये सारी चीज सब एक टीम वर्क की तरीके से ही होता है। तो इसमें एक इंडिविजुअली अगर मैं कहूँ कि नहीं साहब कि ये क्वालिटी और कंपाउंडिंग बनाना और ये करना, इन सारी सब टीम है। तो प्रोफेशनल तरीके से हम लोगों को मतलब हम लोग सपोर्ट में रखते हैं और सारी चीजें कोऑर्डिनेट करते हैं। तो एक चीज हमने और जानना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी इतनी पुरानी है तो मेरे ख्याल से जब शुरुआती दौर में कंपनी चालू हुई थी तब मसाले मतलब पुराने जमानों में जैसे पीसे जाते थे उससे लेके आज का दौर है जहां पर टेक्नोलॉजी का जमाना है, नए नए मशीन सारे नए नए इजाद हुए हैं। तो आप अपने कंपनी को किस हिसाब से आगे लेके गए हैं? क्या आपने कुछ टेक्नोलॉजिकल ऐसे कोई नई मशीनों का मतलब अपने कंपनी में इंट्रोडक्शन किया है अपने, जिसकी बदौलत आपकी शायद प्रोडक्शन में वृद्धि हुई हो, या फिर आपका जो प्रोडक्शन टाइम है वो कम हुआ हो? तो इन चीजों पे क्या आपने कुछ ध्यान दिया है और कुछ ऐसे मशीनरी के आपने लेटेस्ट लगाए हैं? ये एक सवाल है मेरा, मैं जानना चाहूंगा, और उसके बाद इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल मैं बाद में पूछूंगा। पहले आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। आपको भी बताया था अभी आपने कंपाउंडिंग के बारे में जो पूछा था। आज ऐसा नहीं है, कोई ब्लेंडेड स्पाइसेस हम लोग बनाते हैं जी। तो उसका उसका कंपाउंड ही उसकी क्वालिटी को मेजर करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है, उसकी ग्राइंडिंग, उसकी पैकिंग, उसका रखरखाव, ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जी। आज हम कुछ चीज मतलब कंपाउंडिंग तो बढ़िया है लेकिन उसकी ग्राइंडिंग चाहिए, उसका मोटा महीन बारीक होना, या उसका उसका कलर हीटिंग, जो मशीन की हीटिंग पर डिपेंड होता है। अगर हम कोई चीज पे ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो उसका कलर ब्लैक होना स्वाभाविक बात है। तो मशीन पे कितना प्रेशर है, वो सारी चीज जो है वो मतलब प्रोफेशनल जो टीम होती है अपनी, जैसे हमने हमारे पास ग्राइंडिंग सेक्शन में जो हमारे स्टाफ है वो भी मतलब एक्सपीरियंस होल्डर हमने रखा हुआ है, जो मतलब एक बेसिक से जुड़ा हुआ है। मतलब कोई ऐसा नहीं है उसमें मतलब बहुत सारी चीजें को मतलब चीजों से उसको ध्यान नहीं है। और टेक्नोलॉजी की अगर बात करेंगे तो सर अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी से अगर काम कर पाए तो अब तक उस प्रोडक्शन को हम छू ही नहीं पाते। अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी से चलते, अगर हम अपने आप को चेंज भी करें, जैसे शूट करने से
या मतलब जो जुआड़ हुआ करती थी, चलना गाड़ी वाला चलना, जैसे आपने कभी देखा हो, तो इस तरीके से काम होते थे, तो वो तो संभव ही नहीं था अगर करेक्ट। उसको हम अगर चेंज भी करते थे। तो प्रोडक्शन का इन चीज़ों से बहुत फर्क पड़ा है। और इसके अलावा क्वालिटी की एफिशिएंसी उससे 4 गुनी हो गई है। जो चीज़ एक मैनुअली करना, हम्म। मतलब उसको 100% मतलब उसकी क्लीनिंग कर पाना जो मैनुअली संभव नहीं था, तो हम्म। आज की तकनीक क्या है, जो उससे कैमरे लगे हुए हैं प्रोटेक्ट करने के, कि मतलब कोई भी गाना अगर हमने सेल्स कराया उसके अंदर हरा ही गाना है, तो कोई चीज उसके अंदर लाल आ गई तो वो प्रोटेक्ट हो जाती थी, वो अलग कर देती है दोस्तों। ये मैं जानना चाहूंगा सर कि अ, नए आपने मशीनरी तो ला ला दी है अपने प्लांट्स और उसके अपने जितने भी आपके प्लांट्स हैं, लेकिन आपकी जो वर्कफोर्स है जो आपके लिए काम करते हैं, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज जो हैं, उन लोगों को एक ट्रेनिंग देना इस चीज पे, नए मशीन पे काम करना, क्योंकि दो दो चीजें हम देखते हैं। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जमाने में बहुत सामने आया है। जैसे जो जो मशीनरी आती गई, नए नए लोग बाग ये डरते रहे कि भाई मशीन आई है तो हमें रिप्लेस करने आई, ठीक है, अब हमारी नौकरी गई। तो पहले तो लोगों को जागरूक करना कि नहीं भाई, ये आप लोगों को और आपकी प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए, आपकी मदद के लिए आई है, आपको एफिशिएंट बनाने के लिए आई है। तो एक चीज वो मानसिकता लाना लोगों में, और उसके बाद उनको एक ट्रेनिंग देना प्रॉपर तरीके से, ताकि वो लोग, आपने जो इतना पैसा खर्चा किया, नए जापान से मशीन्स लाए हैं, उन पे वो काम करना सीखें और उनसे वो आपके हिसाब से प्रोडक्शन ला सके। तो इसके लिए आप लोग मतलब क्या स्टेप्स लेते हैं? कुछ आपके कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं टाइम टू टाइम? आप कैसे चेक करते हैं कि सब लोग मतलब जानकार हैं कि नहीं आपके नए मशीन पे काम करने के लिए? इन चीजों पे आप कैसे स्टेप्स लेते हैं? नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो मशीन ड्राइंग करते हैं, मशीन बनाते हैं, तो जी। उनके प्रोडक्शन प्लांट पे ही 1 हफ्ते की या 10 दिन की ट्रेनिंग टाइम बेसिस जब मशीन जब वहाँ रेडी हो जाती है, तो जनरली क्या होता है, कोई भी जो मशीन बनाते हैं तो वो वही ट्रायल करते हैं मशीन, जी। वो मशीन हम लोगों से मंगाते हैं अपने प्लांट से। जी। तो हम उसके साथ में क्या करते हैं, अपने 2-4 आदमी उनके साथ में वही उनके प्लांट पे उनको रोकते हैं, हम्म। जिससे कि जब वो मशीन की ट्रायल होती है तो बहुत सारी चीजें जो होती है उसी समय, मशीन जब बन रही होती है उसी समय अच्छे से सीखने के लिए वहाँ पर ज़्यादा अच्छा तजुर्बा मिलता है। ना कि मतलब मशीन को हम जब यहाँ इंस्टॉल करने के बाद में जब चलाते हैं तो वो मतलब 100% एफिशिएंसी से आती है जब आती है, लेकिन वहाँ जो कमियाँ होती है तो उसके सामने ठीक होती है। जो वर्कर्स हमारे होते हैं, स्टाफ है जो हमारा वहाँ पे, तो वो इस चीज़ को देखता है कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम जो आ रही है उन्होंने कैसे इसको सॉर्ट आउट किया, अगर मेरे को वहाँ भी आएगी तो मैं कैसे करूँगा। तो वो सारी चीज़ें उसको कैचअप करते हैं और यहाँ फॉलो करते हैं। और रही बात इस बात की कि कुछ स्टाफ में इस बात को लेके, ये तो स्वाभाविक बात है कि कोई भी चीज़ जब हम मॉडर्नाइजेशन करते हैं, उसका आधुनिकीकरण जब हो जाता है, तो स्टाफ की नज़र में ये आता है कि आज मेरा काम अब मेरे को मेरी ज़रूरत नहीं है। हम्म। लेकिन उस चीज़ के लिए भी ध्यान रखा जाता है, सोचा जाता है कि हम जो हमारी मेन पावर है, जो हमसे 10वें साल से 20वें साल से हमारे साथ एसोसिएट है, इसने कंधे से कंधा उस वक्त में हमारे साथ में लगाया है जिस हम्म। वक्त में हमें उसकी जरूरत थी, तो जी। इस बात को भी हम नकार नहीं सकते। तो उसके माध्यम उसके 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 मिलता जुलता काम, अगर उसकी मशीनरी से उस प्रोडक्शन लाइन का अगर वो एक्स्ट्रा आदमी हमारे साथ में बैठ रहा है और उसको नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ ना कुछ काम ऐसा उसके साथ जोड़ा जाता है कि इसको, जैसे हमने कहा कि आप रहते गाँव से इसमें नहीं तो उसकी फूड करती है, सपोर्ट करो, कि हमने जी। उसको सेल्स में नहीं दिलवाई, उसको सेल्स के काम पे लगाया। या हमारे डिस्पैच जो डिपार्टमेंट है, वहाँ डिस्पैच की डिपार्टमेंट है, उसकी किसी आदमी को सेट होने की जरूरत होती है तो उसको वहाँ सेट कर दिया। ऐसा नहीं होता कि हम उसको छोड़ दें। आज भी ये नहीं है कि आज कंप्यूटर का दौर है और लिखा पढ़ी के पहले मुनीम हुआ करते थे, हमने तो कई वर्षों से पहले हमने अपने घर पे भी देखा है। आज हम्म। 15-15 मुनीम लगे हुए हैं और आज ये कंप्यूटर उसका काम कर रहा है, तो 14 हम्म। मुनीम को बिल्कुल हम्म। निकाल दिया जाए, ऐसा हम्म। कुछ नहीं। हम्म। हाँ, ये संभवतः जब हो सकता है कि उन मुनीम को सीखने की ही, अगर कंप्यूटर सीखने की जिज्ञासा उनके अंदर खुद नहीं है, तो इसके लिए कोई हाँ। व्यक्ति क्या मतलब कोई कोई कुछ नहीं कर सकता। या उसने अपने आप को ये मतलब एश्योर कर रखा है कि नहीं, मैं कंप्यूटर को नहीं आजमाना चाहता, मैं तो जिस तरीके से मेरे बाप दादाओं ने मेरे को सिखाया है, मैं चाहे मुझे मजदूरी यहाँ की जगह दूसरी जगह कर लूंगा, तो उसका तो सर कोई हाँ। मतलब वो ही नहीं है। क्योंकि जो चीज़
वक्त के हिसाब से आपने अपने आप को बदल लिया जी। तो आप आगे जाएंगे, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। और आप वक्त के हिसाब से अपने आप को नहीं बदल पाते हैं और इसी चीज से ही डटे रहते हैं तो वो लंबा नहीं चलने का रास्ता है मेरी नजर में। नहीं, ये शायद बहुत बड़ा राज है आप लोगों के सक्सेस पर भी, बिकॉज आप लोगों ने वक्त के साथ अपने आप को बदला है, समय के साथ। शायद इसीलिए इतना बड़ा लॉन्ग पीरियड हम देख रहे हैं आपके कंपनी के एग्जिस्टेंस का, क्योंकि जो सही कहा आपने, जो बदल नहीं पाते वक्त के साथ, वो शायद वक्त के बहाव में बह जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। बस मेरा सवाल जो था आपसे इस स्टाफ, अगर स्टाफ की भी अगर बात करें तो एक फैमिलियर हमारे यहाँ एटमोसफेयर है। अगर जो व्यक्ति जिसको 50 साल मतलब ये तो मैन्युफैक्चरिंग जो लाइन है वो हम लोगों को 25 साल हुए हैं, लेकिन ट्रेडिंग की हम बात करें तो 100 वर्ष हमारे पूरे हुए। कुछ ऐसे स्टाफ भी हैं मतलब जो हम मैं तीसरी पीढ़ी हूँ, हम लोगों को उन्होंने गोदी में खिलाया है। तो आज भी वो मतलब है और ऐसा नहीं है उनके लिए आज उनके शरीर से अगर कोई चीज उनके वर्कलोड जो था वो नहीं कर सकते तो उनको उस तरीके का वर्क दिया है हम लोगों ने कि वो इस तरीके की उनकी कैपेसिटी है शरीर की कि वो गाड़ी चला सकते हैं, मतलब बैठने का काम चाहिए तो उस तरीके से उनको डाइवर्ट किया हुआ है कि लोडिंग वाला काम नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज क्या होता है प्लानिंग का जरिया है, तो उस तरीके से मैनेज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपने लोगों का हाथ कभी नहीं छोड़ा जो आपके साथ जुड़े हुए थे। तो ये बहुत ही एक बढ़िया साइन है कंपनी के, ये एक यूनिटी बनी रहती है, एक लॉयल्टी बनी रहती ये भी चीज क्या है सर, हमारे मेरी मदर है और फादर है, उन लोगों ने बहुत अच्छी चीज हम लोगों को सिखाई है। जी। और जितनी हमारे पास पुरानी मशीनें थी जैसे कि शक्तियाँ, तो कुछ स्टाफ ऐसे थे कि जो मूव नहीं होना चाहते थे कि हम इस मशीन पर नहीं लगाएंगे। हाँ। तो वो शक्ति हम लोगों ने उनको उनके घर पे इंस्टॉल करवा दी कि भाई अब तुमको कंपनी से काम नहीं है तो घर पे भी नहीं बैठे हैं। जी। तो कई ऐसे जो कारीगर है पुराने, तो उनके लिए जैसे जो हमारे मशीनें थी पुरानी तो उनके घर पे भी इंस्टॉल करा दी, इससे वो आज आशा सकती है, उन्होंने अपनी एक दुकान खोल रखी है, किसी ने कुछ लगा, उसको भी रोजगार है, वो भी खुश है। कोविड का वक्त जो चल रहा है पिछले 2 साल से, पूरी दुनिया इस वक्त त्राही त्राही कर रही है। हम लोगों ने भारतवर्ष में इसका फर्स्ट लेवल देखा, फिर सेकेंड वेव देखा। सेकेंड वेव में तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जिसने इसके थपेड़े ना झेले। तो बिल्कुल मेरे सही कहा ख्याल से आपने। हाँ, और सिचुएशन दुनिया में शायद अलग नहीं है, भारतवर्ष में जैसा है दुनिया में भी ऐसा ही चल रहा है। और अभी तो हम सुन रहे हैं कि मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा वेव की भी लोग बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही डरावना है। अब इन परिस्थितियों में अपने आपको सही संयम से रखना है, लेकिन उसके साथ साथ बिजनेस, काफी इंडस्ट्री सफर की हैं इस पीरियड में, क्योंकि आप अगर टूरिज्म की बात करते हैं, हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, होटल रेस्टोरेंट, ये सब इन लोगों ने बहुत सफर किया है, क्योंकि ये बिजनेस अभी चल नहीं रही हैं। तो इस परिस्थिति में किसी भी कंपनी के लिए सस्टेन करना, अपने बिजनेस को चालू रखना, चला के रखना, कंपटीशन में बरकरार रखना अपने आप को, और उस हिसाब से इनकम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप इस परिस्थिति से कैसे उभर रहे हैं एज ए बिजनेस, और किस तरीके से आप ये कैसी प्लानिंग है आपकी जिसके बदौलत आप ये सोच रहे हैं कि ये वक्त आप काटेंगे, उसके बाद आप जोरों शोरों से आगे बढ़ेंगे जैसे आप बढ़ते आए हैं आज तक। तो इसके बारे में कुछ बताएं आप। सर अपने बिजनेस की जो बात है, हम लोगों ने जो नेटवर्किंग पे जो अपना शुरू से ध्यान लगा रखा था, उससे नेटवर्किंग के जरिए ही अभी तक की पूरी चेन में फूड सप्लाई की अगर मैं करूँ, मसाले की बात करूँ, अगर 100-150 किलो दूध सकती है, उससे किसी तरीके की कोई भी परेशानी या हम लोगों के नजर में नहीं हुई इस पर। वही बात कि कोविड से तो फिर ऐसा नहीं है, कोई नहीं बचा, लेकिन जब आदमी ने चीजें जो थी वो सप्लाई घर दे नहीं जाता था, तो उन्होंने थोड़ा सा सिस्टम अपने आप में कोऑर्डिनेट करा कि भाई अब हम जगह जगह सप्लाई को देने नहीं जाएंगे। जिस चीज को जैसे आदमी को भी प्रोडक्ट की जरूरत है, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम है जिसमें उन्हें अपने यहाँ सैनिटाइजर का टर्मिनल लगाया, या 2 गज की दूरी के हिसाब से गोले बना दिए अपने गोडाउन के आगे, और पूरा पूरा उसको फेस मास्क वगैरह और कवर करके ही, मतलब इस तरीके से उसने इस तरीके का अरेंजमेंट किया कि हम लोगों का काम भी हो जाए और मार्केट में इस प्रोडक्ट की उपलब्धता निरंतर बनी रहे। इस चीज को उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखा था, और इस तरीके से मतलब जोखिम तो थी,
लेकिन जोखिम के संग में जो सावधानियां बरत के जो काम करने का तरीका था, जिस तरीके से गवर्नमेंट की एज पर गाइडलाइन से मैं बात करूँ, एज पर गाइडलाइन से जो उन्होंने कार्य किया, वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम था और उन्होंने निरंतर इस चीज पे काम किया। तो मेरे ख्याल से हाँ, क्योंकि इस वक्त एक ऐसा माहौल था कि जहाँ पे काफी बिजनेसेस बंद हो गई थी, उनका प्रोडक्शन भी बंद हो गया था। लोगों को आप बुलाते अपने वर्कर्स को, अब वर्कर्स ज्यादातर हमने देखा है जो भी काम करते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, दूसरे शहरों से आए होते हैं एंड ऑल दैट। तो मेरे ख्याल से इस चीज का भी एक फर्क पड़ता है कि आपके वर्कर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, ज्यादातर आपके मजदूर जो हैं जो आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं। तो अगर वो लोकल हैं तो मेरे ख्याल से निकले, लेकिन अगर वो दूसरे स्टेट से, दूसरे राज्यों से रहे होंगे तो फिर एक बहुत बड़ा वो था कि भाई लोग बाग उठ के अपने अपने गाँव में वगैरह में चले गए थे। उस दौरान सारी फैक्ट्रियां भी ठप पड़ गई थी। तो आप इस परिस्थिति से कितना जूझे थे और कितना जूझना पड़ा था रादर आपको? सर, जूझने के लिए तो बहुत था, लेकिन सही समय पे सही चीज का एक हो जाना, निर्णय हो जाना। और हमारे पास क्या था कि फैक्ट्री में स्टाफ क्वार्टर के हिसाब से स्पेस खाली था। तो हम लोगों ने एक ऐसी प्लानिंग की कि अब जो भी स्टाफ जो हमारे पास आ रहा है वो निरंतर यही रहेगा 7 दिन। जो 7 दिन था वो गया, फिर हमने जो मतलब आधे आधे टीम मेंबर हमने उसको 2 जोन में टीम में बांट दिया। इसके की पहली टीम को हमने बोला कि अब आपको घर नहीं जाना, जो भी सारी सुविधा है खाने पीने से उनको मतलब किस तरीके की दैनिक सुविधाएं की जरूरत होती है, वो सारी दैनिक सुविधाओं को मुहैया हम लोगों ने फैक्ट्री कैंपस के अंदर ही उसको मुहैया करें, जिससे उनका भी मनोबल गिरा नहीं और उन लोगों को भी ये लगा कि अगर हम घर आएंगे जाएंगे ट्रेवल करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि ये चीज ट्रांसफर हो रही है, कोरोना जो बीमारी है एक दूसरे से, तो उन चीजों को भी उन लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया और इस तरीके का हम लोगों ने उनका भी पूरा ध्यान किया और मन लगा के उन्होंने ही उस टीम 1 में मतलब कोई जो वर्किंग डे टाइम होता है 8 घंटे का, उसी टीम में 16-16 घंटे जो 50% की जो कमी थी, उन्हीं लोगों ने डबल आवर्स में काम करके उस काम को पूरा कर दिया। तो कुल कितने ऐसे स्टाफ आपके मतलब वर्कर्स हैं टोटल जो आपके फैक्ट्री में काम करते हैं? मेरे पास 250+ वर्कर्स की टीम है। और ये तीनों प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं या एक एक प्लांट में इतने लोग हैं? एक प्लांट है। एक प्लांट में, अच्छा, ओके। ये तो बहुत ही सराहनीय बात है कि आपने कोविड के दौरान जो आपने बताया, अभी बहुत अच्छा एक स्टेप है कि भाई अपने एम्प्लॉयज को एक सपोर्ट देना। वो कहाँ जाते हैं उस वक्त, एक मानसिक सपोर्ट चाहिए था, ऊपर से आपने रहने की प्रबंध उनके लिए किया, खाने पीने का किया और उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जहाँ पे उनको चिंता नहीं हुई किसी बात की। तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट था मेरे ख्याल से आप लोगों ने जो प्रोवाइड किया। सपोर्ट के साथ एक हिम्मत की जो बात होती है, हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने भी उनके साथ में ऐसा किया कि हम लोग भी यहाँ मतलब 10-10 दिन के लिए अपने घर नहीं गए और मतलब पूरा फ्री में ही टाइम दिया, जिससे उनको मतलब एक वो था कि हाँ कि जब हम भी यहाँ है तो वो क्यों नहीं सकते। तो नितिन जी, अभी हम थोड़ा सा अब आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप तो ऑब्वियसली ये जो विरासत में आपको मिला है ये बिजनेस, लेकिन अब आप इसको संभाल रहे हैं, अब आपके कंधों पे पूरा दायित्व है। तो इस चीज को संभालने के लिए मतलब आपके बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए सर, कि आपने किस विषय पे पढ़ाई करी है और आप क्या ये एक लाइन आपकी चॉइस की थी या फिर एक फैमिली का प्रेशर था जिसकी वजह से आपको आना पड़ा इसमें, या आप खुशी आए इसको संभालने के लिए? थोड़ा जानना चाहिए सर। सारी चीज के समय के ऊपर जो डिपेंड हो पाया, मैं 7वीं कक्षा तक ही पढ़ लिख पाया और उसके बाद मतलब मेरा पढ़ाई में अच्छा मन था और बस फैमिली जब भी बिजनेस स्टार्ट किया था फादर ने, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में साल तो साल के अंदर सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब जो शुरुआती दौर जो होता है जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो कोई भी बिजनेस 8 से 10 साल तक पूरी मेहनत लगन मतलब जो चीज सारा कुछ उसके अंदर उसको खड़ा करने के लिए चलाने के लिए सब कुछ लगना पड़ता है।
तो इतना प्रेशर था। दो सिस्टर थी मुझसे बड़ी, और उनकी भी शादी थी, और फादर का इतना लोड था कि मतलब जो हमारी दावत पाड़े में 100 वर्ष पुरानी रिटेल शॉप है, वहाँ पर 10 घंटे अपनी निरंतर ड्यूटी देना, बैठना, उसके बाद फैक्ट्री का भी वर्क देखना, और फिर मदर को भी पूरे फैक्ट्री में टाइम देना पड़ता था। तो वो सारी चीज़ें क्या थी कि इस तरीके का मतलब खुद को ये लगता था नहीं कि पहले अब इन पापा मदर को भी रिलैक्स होना चाहिए। तो वो धीमे धीमे जब बिजनेस में जब ध्यान दिया, तो फिर पढ़ाई तो रेगुलर नहीं हो पाई फिर जब से अब तक। लेकिन मतलब कुछ इस बारे में ना सोचा ना करा। जो चीज जिम्मेदारी जो अपने ऊपर ले ली गई थी, उस हाँ। चीज को निरंतर आगे बढ़ाई रहे। तो किस उम्र में आपने ये बिजनेस पे कदम रखा? मैं सर 11 या 12 साल का था। तो बहुत ही मतलब आप मतलब बचपन से इसके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब बिजनेस की बारीकियां समझ समझ के आज इस पे स्थिति पर बहुत ही मतलब उम्दा एक्सपीरियंस कहेंगे जिसे। तो और आपके परिवार में कौन कौन है नितिन जी अभी? हम दो दो भाई हैं। हम्म। मेरे से छोटा वाला भाई है, और वो रिटेल काउंटर पे अपना रावत पाड़े में है, वो उसको संभालते हैं, और मैं यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखता हूँ। अच्छा। और आपके फैमिली के बारे में बताइए, मतलब आपकी वाइफ, आपके बच्चे, उनके बारे में। मेरे दो बच्चे हैं, जी। दोनों बॉय हैं, और मेरे छोटे वाले भाई से एक बेटी है। हाँ। ओके ओके। और आप दोनों बच्चों के लिए आपने क्या प्लान किया है कि उनको आप इसी बिजनेस में लाएंगे या फिर उनको मतलब कुछ और स्टडी सर कराना चाहते अभी तो उनकी एजुकेशन के बारे में ही सोचा है कि अभी तो उनको अच्छे से अच्छी एजुकेशन है। हैं? जी। और बिजनेस में तो जब बिजनेस है, और सस्टेनिंग बिजनेस है, और बिजनेस करेंगे, ये भी स्वाभाविक बात है। और फिर ऐसा भी कुछ ऐसा नहीं है कि भावना इस तरीके की नहीं है। जो प्रायोरिटी बच्चे के मन से होगी कि उसको उसके करियर के हिसाब से कि उसको कहाँ जाना है, उसको क्या करना है, उसका विजन क्या है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। कि ऐसा नहीं होगा कि नहीं कि आपको जबरदस्ती नहीं इस बिजनेस में करना है। जो कर्तव्य हम लोगों का है कि इसको बिजनेस के मतलब साथ पढ़ने के साथ बिजनेस से भी जोड़े रखना है, जिससे कभी भी किसी की ऐसी परिस्थिति हो कि उसको लगे कि नहीं मैं बिजनेस कर सकता हूँ, या मतलब किसी तरीके भी मतलब सब तरीके से उसको ट्रेन करके रखना। तो आपके माताजी के बारे में आपने बताया मुझे, माताजी का कैसा योगदान था। तो आपके जो फैमिली है, फैमिली में हम स्त्रियों के योगदान के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आप अपनी कुछ माताजी के बारे में बताइए, फिर आप अपनी कुछ पत्नी के उनके योगदान में वो कैसे वो लोग सहायता करते हैं आप लोगों का घर, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है आज आप लोगों के पीछे। करीब 15 से 20 वर्ष माता जी ने इस व्यापार को दिया। सन हम्म। 91 से अगर मैं बात करूँ, और सन 2010 या 2012 तक, जी। जब सन 2000 में काम की स्टार्ट की थी, तो पूरे प्रोडक्शन की पूरा कार्यभार उन्हीं के पास, उन्हीं उन्हीं ने इस चीज को देखा और पूरा सर्वे किया, अपनी फैमिली को भी ध्यान रखा, हम्म। और व्यापार का भी ध्यान रखा, अपने आप का भी ध्यान रखा। ये भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है एक हाउस वाइफ के लिए, महिला के हाँ, लिए। सब। ये बहुत बड़ी बात होती है। कहना एक सरल है, लेकिन जब कार्य जब कोई करता है, तो उसको पता होती है कि इसकी क्या महत्वता है। हम्म। और बाकी अभी बाइक वगैरह को तो अभी बिजनेस में हमने नहीं इन्वॉल्व किया है। हम्म। अभी वो बाइक की तरह, और अब हमारी माता जी का ध्यान रखना, जी। और जो जैसे घर परिवार के कार्य हैं उन कार्य को पूरा करना, ये सारी चीजें अभी भी जो जाती है। तो वो नितिन जी कुछ अपने दिनचर्या के बारे में बताइए कुछ। अगर ये वीडियो या फिर आपका ये रिपोर्ट लोग पढ़ेंगे आगे जाके, तो आपके बारे में अगर जानना चाहेंगे तो आपके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताएंगे, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है, कुछ ऐसी चीजें जो आप चाहते हैं कि आपने जिंदगी में अमल करी, आपके लिए बहुत फायदेमंद रही, वो चीजें लोगों को अगर आप शेयर करना चाहें तो कुछ आप बता सकते हैं। सर दिनचर्या अगर समय की बात करूँ, तो सुबह की शाम कब हो जाती है इसका तो पता लगाना ही मतलब बहुत मुश्किल पड़ जाता है हमको, कि जी। अभी कितने बजे कार्य स्टार्ट किया था और शाम कब हो गई, ये चीज़ खुद को ही नहीं जानकारी हो पाती है कि टाइम बच कितने गए।
जी। तो ये तो सारी दिनचर्या का हाल है। तो फिर भी मतलब सुबह कितने बजे आप दिन शुरू करते हैं नॉर्मली? मैं नॉर्मली 7 बजे उठता हूँ, हम्म। और उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज या घूमना वगैरह, उसके बाद अपना 9:30 बजे तक अपने ऑफिस ज्वाइन करना। हम्म। और उसके बाद में कहीं आना जाना नहीं हो पाता, जी जी। निरंतर करीब 8, 8:30 मेरे को ऑफिस में ही बैठ जाते हैं। तो बस आखिरी सवाल, हम ये जानना चाहेंगे, मुंशी पन्ना मसाले ये आज जिस मकाम पर है, हम लोगों ने बहुत सारे सवाल किए इसके परिस्थिति पे, इसका फ्यूचर प्लान क्या है? आप कैसे देखते हैं अपने बिजनेस को? आप इसको इंटरनेशनल ले जाने का सोच रहे हैं? क्योंकि मसाले जब इतने पुराने हैं, इतने पॉपुलर हैं, तो बाहर भी देश विदेश में इसकी बहुत डिमांड हो सकती है। तो क्या आपने विदेशों का मार्केट भी एक्सप्लोर किया है? नहीं, अभी हमने विदेशों का मार्केट एक्सप्लोर नहीं किया। जी और अभी अभी तो हमें नेशनल में ही काम करना है, जी। इंटरनेशनल नहीं ले जाना। क्योंकि जो चीज़ हम अपनी तरीके से या अपने उससे चीज़ से हम अवगत हैं, अपने स्वास्थ्य से जो अवगत है, वो नेशनल में ही, मतलब अभी हमारा जो लगता है कि अभी यहाँ से भी करना ठीक रहेगा। जी 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 जी। अच्छा। तो आपने एक जो मैंने सवाल किया था शुरू में आपके सप्लायर्स के ऊपर, वो आपके जो मेन सप्लायर्स जो हैं, वो मेन आपके कितने सप्लायर्स हैं कुल? सप्लायर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेन अगर 3-4 ऐसे सप्लायर्स हैं, वो कितने सालों से जुड़े हुए हैं आपके साथ? कुछ ऐसा कुछ है क्या कि कुछ ऐसे सप्लायर्स हैं हाँ, जो कि अभी मेरे ख्याल से? 10-12 सप्लायर्स हमारे ऐसे हैं हाँ। जिन्हें हमारी शुरुआत से ही निरंतर अभी तक वो हमारे साथ एसोसिएट हैं और अच्छा। अच्छे। और वो सप्लायर्स आपको रॉ मटेरियल के नाम पे क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? मतलब सिर्फ वो कच्चे मसाले या पैकेजिंग के लिए भी कुछ आता होगा? पेपर हो गया। हाँ, पैकिंग मटेरियल के 2-4 सप्लायर हैं जो हाँ शुरुआती दौर से अभी जुड़े हुए थे, और रॉ मटेरियल में भी हैं करीब हाँ। 8-10 सप्लायर जो कच्चा रॉ मटेरियल हमको सप्लाई करते थे, वो भी आज हमसे जुड़े थे। और करीबन और एवरेज कितना साल का रिलेशन है इन लोगों के साथ आप लोग? 20 ईयर्स तो हो गया। तो करीबन 20 मैं साल भी इन लोगों के साथ जुड़े हैं। तो यानी बहुत भरोसे के सप्लायर्स हैं आप लोगों के साथ, एक अच्छा रिश्ता हो गया। जी 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 जी। तो अब तो व्यापार का फैमिली फैमिली जो फैमिली टर्म्स एक तरीके से फैमिली हो गया, उनके लिए मेरी भी फैमिली है। हाँ। वाकई में अब इतना पुराना संबंध है तो फिर वैसे ही हो जाता है। वो आप लोगों के साथ सुख दुख में खड़े रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात वही होती है। आप भी रहे। तो मेरे ख्याल से नितिन जी, आज हमारे सवाल दौर का जवाब तो यहीं पे खत्म होता है। आपसे सबसे पहले मिलके तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आपका व्यक्तित्व जानने के बाद, आपकी कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जानने के बाद, और इतनी पुरानी कंपनी है, इतने अच्छे अच्छे वाक्य आपने सुनाए इसके बारे में, तो हम ब्रिकवर्क्स की तरफ से चाहेंगे, और ये हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आपका बिजनेस और आगे बढ़े, आप लोग और तरक्की करें,